हेलो बच्चों, कैसे हो आप सारे। तो पहले हमारी इस यूनिट के दो चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं जिनका नाम था शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम और एग्रीगेट डिमांड। दो चैप्टर हमारे फुल फ्लेज कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास आता है प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। अब प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमारे कंटेंट्स क्या होने वाले हैं, चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है और वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट के साथ हम क्या डिस्कस करेंगे, अंडर एम्प्लॉयमेंट का कंसेप्ट, अंडर एम्प्लॉयमेंट होती क्या है। नेक्स्ट फिर प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड, और इसी के साथ हम अपना चैप्टर एंड कहाँ पर करेंगे, मेजर्स टू करेक्ट डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड। हम ऐसे क्या मेजर्स लगा सकते हैं जिससे डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड हमारी स्टेबल हो सके। क्लियर, तो चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले सम असेंशियल कंसेप्ट में तो हम यही डिस्कस करने वाले हैं, हम किस किस चीज को स्टडी करेंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, नेक्स्ट वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, एंड थर्ड हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट एंड नेचुरल एम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहले ये फुल एम्प्लॉयमेंट होता क्या है, चलो इसको डिस्कस करते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम refers to that situation in which economy AS equals to AD और S equals to I, AS equals to AD। AS का क्या मतलब हो गया, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड। जब हमारी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आपस में इक्वल होंगी और सेविंग्स इक्वल होंगी इन्वेस्टमेंट के, और साथ में फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैपेसिटी और अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। यानी कि कोई भी एक्सेस कैपेसिटी नहीं है, अंडर एम्प्लॉयमेंट वाला कंसेप्ट नहीं आ रहा है, उस केस में हमारी एम्प्लॉयमेंट क्या होने वाली है, फुल होने वाली है। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करते हैं। सबसे पहले उसने बोला है एग्रीगेट सप्लाई किसकी इक्वल होनी चाहिए, एग्रीगेट डिमांड की। अब जो एग्रीगेट सप्लाई होती है वो क्या होती है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, और एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल होती है, कंजम्पशन प्लस सेविंग के, कंजम्पशन प्लस सेविंग के। अगर मैं सी से सी कैंसिल कर दूं तो मेरी आई किसके इक्वल आ जाएगी, एस के, इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू सेविंग। जब ही हमने क्या बोला, एग्रीगेट सप्लाई अगर एग्रीगेट डिमांड के इक्वल है तो एस भी किसके इक्वल होएगा, आई के। यहां से हमारी कौन सी सिचुएशन अराइज होती है, इक्विलिब्रियम वाली। और नेक्स्ट उसने क्या बोला, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वर्क को करवाने के लिए 200 एम्प्लॉय अवेलेबल है, 200 एम्प्लॉयज, और उस काम को पूरा करने में भी 200 बंदे ही लगेंगे। अब मैंने अगर 200 के 200 बंदों का यूज कर लिया, अगर 200 के 200 बंदों में मैंने काम को बांट दिया, उसमें से एक सिंगल पर्सन भी ऐसा नहीं है जिसको मैंने काम नहीं दिया, तो उसका क्या मतलब हुआ, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि मैंने अपने सारे के सारे एम्प्लॉयज का, सारे के सारे रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज किया है, और उसमें से कोई भी रिमेनिंग एम्प्लॉय ऐसा नहीं है जिसको मैंने काम नहीं दिया। तो यहाँ से कौन सी सिचुएशन अराइज हुई, फुल एम्प्लॉयमेंट वाली, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, और दूसरा मेरा रिसोर्सेज का भी फुलर यूटिलाइजेशन हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो देखो बच्चों, जहां पर हमारी इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल रहेगा, और एस किसके इक्वल रहने वाला है, आई के, सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। ये कंडीशन तो मेरी सेम रहेगी, पर लेकिन सिचुएशन क्या आ रही है, विदाउट फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि अपने रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। सेम एग्जांपल लेते हैं, 200 एम्प्लॉय ही लिए, पर लेकिन मैंने सोचा था कि मेरे को जो ऑर्डर मिलेगा या जो डिमांड आएगी वो कम से कम 1 लाख यूनिट के आसपास की आएगी, यानी कि मेरे को 1 लाख यूनिट का ऑर्डर कंप्लीट करके देना पड़ेगा। बट लेकिन जब डिमांड एक्चुअल में आई, तो डिमांड एक्चुअल में आई मेरे पास 50,000 यूनिट्स की। अब देखो, एक फर्म को भी तो अपना प्रॉफिट चेक करना पड़ेगा ना, तो 1 लाख के लिए अगर 200 एम्प्लॉय काफी थे,
तो मैं 50,000 के ऑर्डर के लिए भी 200 एम्प्लॉयज को थोड़ी काम पर लगाऊंगा, तो मैं कितने लगा सकता हूँ, 90 एम्प्लॉयज लगा सकता हूँ या फिर 100 एम्प्लॉयज लगा सकता हूँ। तो बचे जो 100 एम्प्लॉयज, 100 एम्प्लॉयज को तो मैंने काम ही नहीं दिया, 100 एम्प्लॉयज को यूज में नहीं लिया, ये क्या हो गया, विदाउट फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। यहाँ पर मैंने अपने रिसोर्सेज का पूरा इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि एम्प्लॉयज 200 थे और काम सिर्फ कितनों को दिया है, 100 को, और 100 क्या रह गए, अनएम्प्लॉयड रह गए, उनको मैंने काम नहीं दिया। तो यहाँ पर मेरी ये सिचुएशन क्या हो गई, फुलर यूटिलाइजेशन वाली फेल हो गई, मैंने फुलर यूटिलाइजेशन नहीं किया रिसोर्सेज का, जिस वजह से ये सिचुएशन क्या हो गई, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या आने वाला है, देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है और इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। देखो कई बार ऐसा होता है, एक पर्सन है, उसने बोला मेरे को जॉब चाहिए, ठीक है, जॉब में कम से कम मेरे को सैलरी मिलनी चाहिए 50,000, 50K की उसे सैलरी मिलनी चाहिए, और वो कह रहा है मेरे को 4 छुट्टियां भी चाहिए, 4 हॉलीडेज भी चाहिए, ठीक है, फिर वो मेरे को कह रहा है मेरे को एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी चाहिए, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी हो गई, 4 हॉलीडेज हो गई, ठीक है, और 50K की सैलरी हो गई। ये डिमांड कर रहा है कि मेरे को 50,000 की सैलरी चाहिए, 4 छुट्टियां भी चाहिए और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी चाहिए। बेचारे के घर वाले ने उसे काम भी ढूंढ के दे दिया, उसे सेम सिचुएशन भी मिल गई, उसे 50,000 से ऊपर सैलरी भी मिल रही है 55,000 की, 4 छुट्टियों से ज्यादा 5 छुट्टियां भी मिल रही है और उसे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं, पर वो फिर भी काम नहीं कर रहा है, ठीक है, वो कह रहा है मैं काम नहीं करूंगा। अब वो कह रहा है मुझे 50,000 की जगह 70,000 चाहिए सैलरी, मतलब उसे जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, जॉब्स अवेलेबल है, वेजेस जो उसे चाहिए वो भी मिल रहे हैं, पर लेकिन वो काम ही नहीं करना चाह रहा है, तो वो केस क्या हो जाता है, वॉलेंट्री। वॉलेंट्री हम अपने आप ही चाह कर भी जॉब नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, क्यों, मेरा मन ही नहीं कर रहा है, मेरा मन काम करने का करता ही नहीं है, तो उस केस में हम उस अनएम्प्लॉयमेंट को क्या बोलेंगे, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन पीपल चूज टू रिमेन अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब जहां पर पीपल खुद चूज करेंगे अनएम्प्लॉयड रहना, वो बेरोजगार ही ज्यादा पसंद करते हैं, उन्हें घर पर रहना आराम करना ज्यादा पसंद है। इवन व्हेन जॉब्स आर अवेलेबल दे मे नॉट बी विलिंग टू वर्क एट ऑल, मतलब जॉब्स अवेलेबल है मार्केट में पर लेकिन वो काम ही नहीं करना चाह रहे हैं, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, जहां पर वर्कर्स अवेलेबल है, ठीक है, वर्कर बहुत सारे अवेलेबल हैं, वो जॉब करने के लिए भी तैयार है, बट लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, ठीक है, वो किसी भी वेज रेट में काम करने के लिए तैयार है, किसी भी सैलरी में, किसी भी वेज में, किसी भी कंडीशन में काम करने के लिए तैयार है, पर जॉब्स ही नहीं है, तो उस केस को हम क्या बोलेंगे, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। द सिचुएशन व्हेन सम पीपल आर नॉट गेटिंग अ वर्क even when they are willing to work at the existing wage rate, it is a situation when AD is not enough to induce fuller utilization of existing resources। यानी कि ये सिचुएशन कब अराइज होएगी, जब हमारी AD पूरी की पूरी मीट नहीं कर पा रही होएगी, एग्रीगेट डिमांड हमारी फुलफिल ही नहीं हो पाएगी, तो उस केस में क्या बोलेंगे, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट कोज होएगी। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, फुल एम्प्लॉयमेंट और नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। देखो फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन ऑल दोज हु आर एबल टू वर्क एंड विलिंग at the existing wage rate are getting work. It is a situation when corresponding to a given wage rate demand for labor supply of labor and the labor market is cleared state of equilibrium। इसमें वो सेम चीज जो हमने पीछे पढ़ी है वही कहना चाह रहा है, वर्क भी अवेलेबल है, एग्जिस्टिंग वेज रेट में काम करने के लिए तैयार है, ठीक है, उसके बाद फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, तो उस केस में हम उसको क्या बोलते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट। पर यहाँ पर एक सिचुएशन आती है, वो ये कहना चाह रहा है फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं होता कि जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, इसका क्या मतलब वो कहना चाह रहा है, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ऐसा नहीं है, क्या कहते हैं, जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं 200 एम्प्लॉय का ही एग्जाम्पल लेता हूँ, 200 में से मैंने 200 बंदों को काम दिया, 196% ने काम कर लिया, ठीक है, 4 बंदे ऐसे हैं कि एक बंदे के पास स्किल की कमी हो गई,
एक बंदा शायद वेजेस से सेटिस्फाई नहीं है तो वो कोई और जॉब ढूंढ रहा है, ठीक है। और एक वर्कर अपने कुछ भी घर की कंडीशन की वजह से काम नहीं पा रहा है, काम नहीं कर पा रहा है, हाउस होल्ड कंडीशन, ठीक है। वन पर्सन बीमार है या फिर उसकी तबीयत खराब है, ठीक है, इलनेस की वजह से काम नहीं कर पा रहा है। इसमें क्या हुआ, चार बंदे काम नहीं कर रहे हैं, मतलब इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट होने का मतलब ये नहीं है कि कहीं पर भी जीरो अनएम्प्लॉयमेंट हो, अनएम्प्लॉयमेंट जीरो है। कोई ना कोई एक बंदा पूरी इकोनॉमी में ऐसा तो होगा ना कि जो काम नहीं कर रहा है, चाहे किसी भी रीजन की वजह से, चाहे वो जॉब ढूंढ रहा है या फिर उसके पास स्किल की कमी है, घर पर कोई काम है इस वजह से 2 हफ्ते की छुट्टी ले ली, 2 महीने की छुट्टी ले ली, या फिर वो खुद बीमार है। तो ऐसा नहीं होता कि फुल एम्प्लॉयमेंट है तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगी, जीरो। कहीं ना कहीं माइनर 0.01%, 1%, 2% अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है। फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन अ सिचुएशन ऑफ जीरो अनएम्प्लॉयमेंट owing to constantly changing supply and demand parameters in the economy. The fact that adjustment to these changes takes time. There always exists some frictional and structural unemployment. The minimum rate of unemployment that must always exist. वो ये कहना चाह रहे हैं सप्लाई और डिमांड के पैरामीटर्स में कभी भी चेंज आ सकता है, कभी भी चेंज आने की वजह से फ्रिक्शनल या फिर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या रहती है, रहती ही रहती है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट कभी भी जीरो नहीं होगी, कुछ ना कुछ अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है। डन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इन द वर्ड्स ऑफ गार्डनर, frictional unemployment is the unemployment associated with the changing of jobs in dynamic economy. It arises due to immobility of labor, shortage of raw material, lack of information regarding the opportunities of employment, shortage of power, wear and tear, machines tendency the worker move to job। ठीक है, देखो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, जैसे कई बार लेबर की शॉर्टेज, सॉरी लेबर की नहीं, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो गई, माल अभी पूरा नहीं है, तो 200 बंदे अपॉइंट कर रखे हैं, पर माल ही नहीं है 200 बंदों के लायक, तो मैं 200 बंदों को थोड़ी सैलरी दूंगा, 200 बंदों को थोड़ी वेजेस दूंगा, तो उसमें से कुछ बंदे ऐसे होंगे जिनको काम पे रखूंगा जो उस रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हैं, और कुछ बंदे जो नहीं कर पा रहे हैं वर्क, उनको कुछ समय के लिए शॉर्ट लिस्ट कर दूंगा, उनको निकाल दूंगा कुछ समय के लिए, तो वो क्या होगी, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। या कई बार ऐसा होता है जो वर्कर्स होते हैं ना, उनकी टेंडेंसी ये होती है कि हम इस जॉब से दूसरी जॉब पर मूव करेंगे, स्विच करेंगे, तो हमें सैलरी क्या मिल जाएगी, काफी ज्यादा मिल जाएगी, तो वो यही प्रेफर करते हैं कि हमें ये जॉब स्विच करके दूसरी जॉब पर चले जाना चाहिए, तो वो क्या होती है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, वो जॉब्स ढूंढते रहते हैं, ठीक है। या फिर हमारी कोई मशीन खराब हो गई, ठीक है, 2 मशीनें लगी हुई थी, 2 मशीनों के अकॉर्डिंग वर्कर्स अरेंज थे, बट लेकिन एक मशीन कुछ समय के लिए खराब हो गई, उसे ठीक होने में 10 दिन 15 दिन लग सकते हैं, तो 10 दिन 15 दिन वो एम्प्लॉयज क्या करेंगे, तो उन्हें भी थोड़े टाइम के लिए लीव देनी पड़ेगी ना, तो उस केस में भी क्या होएगा, वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कॉज होती है। Next, structural unemployment. In the words of Gardner, structural unemployment is the unemployment that results from the long-term decline of certain industries. It is associated with the structural changes in the economy. Due to these situations, when other factors of production other than labor are in short supply, when laborers lack expertise of new emerging industries, when there is a change in the production techniques। देखो, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होती है कि स्ट्रक्चर में चेंज आ जाना है किसी भी तरीके से। स्ट्रक्चर से चेंज आ जाने का क्या मतलब हुआ, अगर पुराने समय में कोई भी फैक्ट्री में डायरी पर नोट्स बनाता था या डायरी पर डाटा एंट्री करता था, एकदम से लैपटॉप कंप्यूटर उसे तो चलाना नहीं आएगा, उसके पास स्किल्स की कमी हो गई, ठीक है। पर लेकिन ऐसा तो नहीं है लैपटॉप और कंप्यूटर आए चलाने नहीं सिखाए किसी को, अलग अलग कोर्सेज लॉन्च हुए, कॉलेजेस में स्कूल्स में लैपटॉप कंप्यूटर चलाने सिखाए गए, तो जिसके पास वो स्किल होएगा उसे जॉब मिल जाएगी, और जिसके पास वो स्किल नहीं होएगा उसे जॉब नहीं मिलेगी। तो ऐसे ही होता है, कई बार उनके पास एक्सपर्टाइज की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है लेबर के पास, जिस वजह से हमें उन्हें निकालना पड़ता है, ठीक है। न्यू एमर्जिंग इंडस्ट्रीज, कई नई नई इंडस्ट्रीज ओपन होंगी, ठीक है, उनसे अगर हमें मतलब कंपटीशन करना है या फिर उससे रिलेटेड हमें कोई वर्क करना है, बट लेकिन हमारे एम्प्लॉयज जो हैं
उस चीज को सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज को झेल ही नहीं पा रहे हैं, वो टेक्निक्स ही नहीं अपना पा रहे हैं, न्यू न्यू इनोवेशंस नहीं ला पा रहे हैं, तो ऐसे एम्प्लॉयज को कौन रखेगा काम पर? ठीक है, स्किल्स की कमी हो गई। नेक्स्ट पॉइंट क्या था मेरे पास? व्हेन देयर इज अ चेंज इन द प्रोडक्शन टेक्निक, प्रोडक्शन की टेक्निक में चेंज आ गया। अगर कोई काम पहले हाथ से हो रहा था, अब उस काम के लिए मैंने एक मशीन मंगवा ली, ठीक है, जिस बंदे को मशीन चलानी आती होगी उसी को तो रखूंगा, है ना? तो सेम चीज है, मैंने प्रोडक्शन की टेक्निक क्या कर दी? चेंज कर दी। मशीन आने से 100 बंदों का काम कौन कर दिया? एक मशीन कर दिया। एक मशीन को चलाने में कितने बंदे लग जाएंगे? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 या 3 बंदे लग जाएंगे। तो वहीं देखो 100 बंदों का काम किसने कर लिया? एक अकेली मशीन ने कर लिया। तो ये क्या हुआ? प्रोडक्शन की टेक्निक चेंज होगी, जिसकी वजह से स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कॉज हो गई। क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या आता है? प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। अब ये डेफिशिएंट डिमांड क्या होती है? जितना प्लान किया था उससे कम, है ना, या उससे ज्यादा। ठीक है, कम होएगा तो वो तो एक्सेस डिमांड हो जाएगी। डेफिशिएंट क्या होएगा? जितना प्लान किया था उससे ज्यादा। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड थ्रू डायग्रामेटिकल इलस्ट्रेशन। नेक्स्ट कॉजेस ऑफ डिमांड, डेफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड और कॉन्सिक्वेंसेस हम लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं डेफिशिएंट डिमांड एक्चुअल में होती क्या है। डेफिशिएंट डिमांड मींस डेफिशिएंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड, यानी कि एग्रीगेट डिमांड में कमी हो जाना। डिमांड इज सेड टू बी डेफिसिट व्हेन इट इज लोअर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड, यानी कि जितना रिक्वायरमेंट है उससे कम हमारी एग्रीगेट डिमांड होगी, तो उस केस को मैं क्या बोलूंगा? डेफिशिएंट डिमांड। यानी कि इसका सीधा सीधा मतलब क्या हो गया? एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। रिक्वायरमेंट ज्यादा की थी, ठीक है, बट लेकिन मैंने सप्लाई क्या कर दी? कम कर दी। ठीक है, रिक्वायरमेंट ज्यादा की थी और सप्लाई कम होगी, यानी कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो हमारी सप्लाई से हमेशा क्या रहने वाली है? कम रहनी है। उस केस में हम क्या बोलते हैं? डेफिशिएंट डिमांड। एडी इज डेफिसिट व्हेन इट डज नॉट परमिट फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। एडी कब अराइज होगी? जब हमारी प्रोडक्शन में प्रॉपर फुल यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का नहीं होगा। ठीक है, एडी इज डेफिसिट when there is a excess capacity in the economy implying underutilization of resources. According to Keynes, AD is deficit when it is less than AS or corresponding to the full employment in the economy. ठीक है, full employment के correspond है। Next, AD जो रहने वाली है वो क्या रहने वाली है? लेस रहने वाली है AS से। Aggregate demand is less than aggregate supply. AD falls short ऑफ इट्स फुलर एम्प्लॉयमेंट लेवल, यानी कि एडी जो है वो फॉल कर जाएगी कहां तक? अपना फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को अचीव करने में। आओ डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखो डेफिशिएंट डिमांड का हमारा डायग्राम कैसा होने वाला है। सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड वाई एक्सिस पे और हमारी जो इनकम है वो एक्स एक्सिस पे। यहां से मेरी एक स्लोप आती है एग्रीगेट सप्लाई की। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई जीरो से स्टार्ट होके ऊपर। अगर किसी बंदे की इनकम जीरो भी है ना, तो डिमांड कभी भी इकोनॉमी में जीरो नहीं होती, इसलिए डिमांड की स्लोप मैं कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं करूंगा। ये मेरी कौन सी स्लोप हो गई? एग्रीगेट डिमांड की स्लोप होगी, जितना मैंने प्लान किया था। क्लियर? प्लान मैंने इतना किया था, पर लेकिन बाद में जो रिक्वायरमेंट आ गई वो मेरे पास इतनी आ गई। रिक्वायरमेंट प्लान से क्या है? ज्यादा है। तो ऑब्वियसली बात है, जब मैंने प्लान इतना किया था तो मैंने तो सप्लाई भी इतने की ही सोची होगी, है ना? तो इस केस में क्या हुआ? रिक्वायरमेंट ज्यादा हो गई और प्लान कम हो गई। तो ये जो बीच का गैप आया मेरा, ये क्या हो गया? डेफिसिट डिमांड, जिसको मैं और क्या बोल सकता हूँ? इस गैप को मैं बोल सकता हूँ डिफ्लेशनरी गैप। इसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्लेशनरी गैप। देखो एडीएफ लाइन शोज दैट द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ एडी फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल अचीव करने के लिए मेरी कम से कम एग्रीगेट डिमांड इतनी होनी चाहिए। ठीक है, बट लेकिन एडीपी लाइन शोज प्लान्ड एडी विच इज लोअर देन द फुल एम्प्लॉयमेंट एडी। ठीक है, पर लेकिन जितना मैंने प्लान किया था वो तो उसके कंपैरिजन में क्या हो गया? कम हो गया। तो ये जो मेरे पास वर्टिकल डिफरेंस आया है,
वो क्या हो गया, उसको हम क्या बोलेंगे, डेफिशिएंट डिमांड। और इस गैप को हम और क्या बोल सकते हैं, डिफ्लेशनरी गैप। क्लियर है टॉपिक? चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आई होप समझ में तो आपको आ रहा होगा। कॉजेस, अब देखो जो डेफिशिएंट डिमांड होती है, सॉरी डेफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड, सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड और डिमांड में फर्क पता है ना आपको। डिमांड को एग्रीगेट डिमांड नहीं बोलते, डिमांड किसी एक पर्सन की हो सकती है, मार्केट की हो सकती है, बट लेकिन एग्रीगेट डिमांड, डिमांड तो आप 11th में भी पढ़ के आए हो, पर डिमांड हमने किस में बुक में पढ़ा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है ना। तो अकॉर्डिंग टू माइक्रो इकोनॉमिक्स डिमांड सिर्फ इंडिविजुअल लेवल और मार्केट लेवल तक ही सीमित थी। पर अकॉर्डिंग टू मैक्रो इकोनॉमिक्स इन 12th क्लास, 12वीं क्लास में मैक्रो इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग जो आपको एडी यानी कि एग्रीगेट डिमांड का कंसेप्ट आया है, इसमें हमारी होल इकोनॉमी आ जाती है। होल इकोनॉमी मतलब पूरी इकोनॉमी में जितना प्रोड्यूस और जितना सप्लाई हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, एग्रीगेट डिमांड। क्लियर? एग्रीगेट डिमांड और डिमांड का मतलब तो क्लियर हो गया होगा। बट लेकिन अब ये एग्रीगेट डिमांड डेफिशिएंट कैसे होती है, डेफिसिट कैसे होती है, कम क्यों होती है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड डेफिशिएंट ऑफ एडी। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं पहले पॉइंट पे। पहला पॉइंट क्या है, रिडक्शन इन प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में कटौती हो जाना, रिडक्शन आ जाना। फॉर एग्जांपल लोग टीवी परचेज कर रहे हैं, ठीक है, फ्रिज परचेज कर रहे हैं, ठीक है, या वॉशिंग मशीन परचेज कर रहे हैं, ठीक है, या अपनी डेली नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए ब्रेड्स वगैरह या फूड, ठीक है, जो भी चीज़ें ये परचेज कर रहे थे, अब इनके दिमाग में आया कि हम तो बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, है ना। कुछ लोग आप में से भी होंगे, घर पे खाना खा लिया, उसके बाद बाहर जाएंगे, ढूंढेंगे, सबसे पहले ढूंढेंगे कौन सा रेस्टोरेंट ढूंढे, कौन सा कैफे ढूंढे, कहाँ पर जाकर हम बर्गर खाएंगे, कहाँ पर जाकर हम पिज्ज़ा खाएंगे। तो ये फालतू की चीज़ों में जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो अब उन बच्चों के दिमाग में आया कि जब हमने घर पे खाना खा लिया तो ये पिज्ज़ा बर्गर क्यों खाना है। तो उन्होंने पिज्ज़ा पे भी कैंसिल कर दिया, बर्गर पर भी कैंसिल कर दिया, ठीक है, शेक्स पर भी कैंसिल कर दिया, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिस पे अननेसेसरी खर्चा कर रहे थे, ठीक है। और डेली नीड्स में भी थोड़ा बहुत कट करके उन्होंने क्या शुरू कर दी, इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी या सेविंग शुरू कर दी या कुछ भी शुरू कर दिया, बट लेकिन उन्होंने अपनी डेली नीड्स की चीज़ों में रिडक्शन शुरू कर दी। तो उससे क्या हुआ, जब उन्होंने डेली नीड्स की चीज़ों में रिडक्शन स्टार्ट की तो डिमांड की क्या हो गई, कमी हो गई। जब मार्केट में डिमांड ही नहीं होगी तो लोग पीछे से माल क्यों बनाएंगे, क्योंकि मार्केट में जो अभी माल भेजा हुआ है वो ही नहीं पूरा बिक पा रहा है, तो वो और माल क्यों भेजेंगे पीछे से। तो इस वजह से यहाँ पर सिचुएशन क्या अराइज हो रही है, डेफिशिएंट ऑफ एडी। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर is an important component of AD. Reduction in private consumption expenditure causes a serious deficiency of AD. Private consumption expenditure may reduce owing several reasons. However, the most important is reduction to propensity to consume, marginal propensity to saving. इसमें क्या हुआ कि इस केस में क्या होएगा, अगर हमने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में क्या कर दिया, रिडक्शन कर दिया, तो पैसा कहीं ना कहीं तो लगाएंगे, किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर दिया, किसी शेयर में इन्वेस्ट कर दिया, सेविंग कर दी, कुछ भी कर दिया, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा, हमारी एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और हमारी सेविंग्स क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो दिस इज द सिचुएशन वेयर डेफिशिएंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड अराइज, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या आता है, reduction in private investment expenditure. Private investment expenditure is the other important component of AD. It may be situation of poor business expectations. It has happened in all the market economies in the world year 2015 to 16। इसमें वो ये कहना चाह रहा है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में क्या कर दिया, रिडक्शन कर दी। मतलब अब जो कंपनियां हैं वो इन्वेस्ट ही नहीं करना चाह रही हैं। अगर कंपनी इन्वेस्ट नहीं करेगी तो बिल्डिंग्स लेना, फैक्ट्रीज लेना, ठीक है, या उसका रॉ मटेरियल परचेज करना, वो सारी जो दुकानें हैं या जो भी फर्म्स हैं वो तो सारी बैठी रह जाएंगी। जब नई कंपनियां आके इन्वेस्ट ही नहीं करेंगी तो उनका माल कैसे बिकेगा। तो यहाँ भी शॉर्टेज हो गई एग्रीगेट डिमांड की। तो एक सिचुएशन ये भी होती है, एग्रीगेट डिमांड अगर डेफिसिट हो रहा है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, देखो थर्ड सिचुएशन हमारे पास आती है
फोर सेक्टर ओपन इकोनॉमी, द फॉलोइंग फैक्टर्स में ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू डेफिशिएंसी ऑफ एडी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फोर सेक्टर इकोनॉमी यहाँ पर कुछ फैक्टर ये भी हैं जिसकी वजह से हमारी एडी क्या हो रही है, डेफिशिएंट हो रही है, कम हो रही है। कैसे? सबसे पहले रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक्सपेंडिचर कम कर रही है, रोड्स नहीं बनवाना चाह रही है, हाईवे नहीं बनवाना चाह रही है, स्कूलों पर खर्चा नहीं करना चाह रही है, ठीक है, बिल्डिंग्स नहीं बनवाना चाह रही है, या फिर जो गवर्नमेंट सेक्टर है मतलब उस चीज में गवर्नमेंट किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं करना चाह रही है, तो उनके लिए भी तो रॉ मटेरियल लगता है। अगर गवर्नमेंट ने रोड बनवानी है या कोई स्कूल बनवाना है, सीमेंट, ब्रिक्स, ठीक है, लेबर, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो लगती हैं, बट लेकिन जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ही नहीं करेगी तो ये चीजें तो हो ही नहीं पाएंगी, तो वहां से भी क्या हो गई, मेरी एग्रीगेट डिमांड डेफिशिएंट हो गई। क्लियर? नेक्स्ट मेरे पास क्या आता है, डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट कम हो रहे हैं, एक्सपोर्ट का मतलब हमारा इंडिया का माल बाहर ना के बराबर जा रहा है, ठीक है, जब बाहर वाले डिमांड ही नहीं करेंगे तो हम यहाँ से बेच ही नहीं पाएंगे, तो वो भी क्या फैक्टर हो गया, डेफिशिएंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड का। राइज इन इंपोर्ट, लोग इंडिया का माल छोड़ के बाहर से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, इंडिया में बने फोन नहीं खरीदना चाह रहे हैं पर लेकिन बाहर से फोन खरीदना चाह रहे हैं, ठीक है, लग्जीरियस लाइफ जीना चाह रहे हैं, बाहर से सामान मंगवा रहे हैं, इंडिया का नहीं परचेज कर रहे हैं, तो उससे भी क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, इंक्रीज इन टैक्स रेट। अगर गवर्नमेंट टैक्स रेट्स को इंक्रीज कर देगी तो लोग कंजम्पशन करना क्या कर देंगे, कम कर देंगे। जब लोग कंजम्पशन करना कम करेंगे तो ऑब्वियसली बात है उससे भी डेफिशिएंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड अराइज होगी। क्लियर? देखो नेक्स्ट, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डेफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड फॉर क्रिटिकल सिचुएशंस इन द इकोनॉमी। अब डेफिशिएंट डिमांड अगर होएगी तो डेफिशिएंट डिमांड की वजह से, डेफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड की वजह से क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, क्या रीजंस होने वाले हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेज होने वाले हैं। सबसे पहले तो अंडर इम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, जैसा कि हम पीछे डिस्कस करके आए हैं, जब एग्रीगेट डिमांड ही कम है, डिमांड ही कम है, तो उस केस में मैं 200 बंदे अगर मेरे पास अवेलेबल थे पहले भी, और जब मेरी अब एग्रीगेट डिमांड कम हो गई, तो देखो हम भी थोड़े से दिमाग वाले बंदे हैं, थोड़े से दिमाग वाले हैं जब भी कॉमर्स पढ़ा रहे हैं, ऐसा है ना? नहीं, कॉमर्स वालों में ज्यादा माइंड होता है ना? कॉमर्स वाले हमेशा ऊपर रहते हैं। जब भी देखो एग्रीगेट डिमांड क्या है, कम है, तो हम पागल थोड़ी हैं 200 बंदों को काम पे रखेंगे, हम यहाँ से अपनी लेबर को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। एग्रीगेट डिमांड कम हुई, यहाँ पे मैंने लेबर भी क्या कर दी, डिक्रीज कर दी, जिसकी वजह से मेरे जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज था वो भी नहीं हुई, अनप्रॉपर वाली सिचुएशन अराइज हो गई। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट वाला केस क्या हुआ, यहाँ पर हमारी अनप्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हुई। रीजन क्या है, एग्रीगेट डिमांड मार्केट में कम हो गई, तो उस केस में भी मैं 200 एम्प्लॉय को काम पे क्यों रखूंगा, मैं तो 100 एम्प्लॉय को रखूंगा, तो यहाँ से एक सिचुएशन अराइज हो गई अंडर एम्प्लॉयमेंट वाली। नेक्स्ट हमारे पास क्या आती है सिचुएशन, देखो नेक्स्ट हमारे पास आती है डेफिशिएंट डिमांड इक्वल्स टू ईएफ। अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, ये सप्लाई की स्लोप है, और यहाँ से हमारी जो एक्चुअल डिमांड है वो है, और ये हमारी कौन सी डिमांड है, ये मेरी प्लान्ड डिमांड है, ये मेरी प्लान डिमांड है। अब देखो पहले इक्विलिब्रियम मेरा कहाँ बन रहा था, पहले मेरा इक्विलिब्रियम बन रहा था यहाँ पर, यहीं पर बन रहा था ना, यहाँ पर सप्लाई की स्लोप और ये मेरी प्लान कट कर रही थी, और यहाँ पर क्या बन रहा था, एक्चुअल इक्विलिब्रियम जो डिमांड आई थी। तो इस गैप को हम क्या बोल देंगे, ये जो गैप आया है यहाँ पे, ये ट्रायंगुलर गैप, इसको बोलेंगे डिफ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप बोल देंगे। और इसी गैप की वजह से क्या अराइज हुई है, डेफिशिएंट डिमांड, इसको हम क्या बोलेंगे, डेफिशिएंट डिमांड। अब ये जो एन पॉइंट है ये क्या हो गया, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हो गया, और ये जो एम पॉइंट है ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हो गया। रीजन क्या है, यहाँ पर मेरी एम्प्लॉयमेंट क्या थी, फुल थी, क्योंकि रिक्वायरमेंट डिमांड की यहाँ पर ज्यादा थी ना, यहाँ पर रिक्वायरमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट को फुलफिल करने के लिए डिमांड मेरी इतनी होनी चाहिए थी, फुल एम्प्लॉयमेंट को फुलफिल करने के लिए डिमांड इतनी होनी चाहिए थी। तो ये कौन सा केस हो गया, ये केस हो गया फुल एम्प्लॉयमेंट का, और इसको हम बोलेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। और यहाँ पर मैंने प्लान किया था,
प्लान किया था, ये केस कौन सा हो गया, अंडर एम्प्लॉयमेंट वाला, क्योंकि एक्चुअल में डिमांड तो इतनी आ गई है और मैंने प्लान इतनी करी थी, तो ऑब्वियसली बात है एन केस क्या हो गया, अंडर एम्प्लॉयमेंट का। यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखो इसने यहाँ पर भी बोला है ओ एन का मतलब है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम जीडीपी, और ओ एम का मतलब है फुल एम्प्लॉयमेंट। ओ एन जो है वो लेस देन है किसके, ओ एम के, ओ एन और ओ एम। क्लियर। नेक्स्ट देखो डिफ्लेशनरी गैप, अभी मैंने आपको पीछे भी बताया पिछली स्लाइड में, डिफ्लेशनरी गैप क्या था, डिफ्लेशनरी गैप था ये जो बीच का ट्रायंगल बन रहा है जहां पर डेफिशिएंट ऑफ डिमांड आई है। तो चलो देखते हैं डिफ्लेशनरी गैप होता क्या है। Deficiency of demand creates deflationary gap in the economy. It is a situation when lack of demand leads to deflationary pressure in the economy. Inducement to invest is hurt. Low investment needs to low output. यानी कि अगर हम इन्वेस्ट कम करेंगे तो हमारी आउटपुट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सही बात है, जितना पैसा लगाएंगे उतना ही तो सामान बन के आएगा। अगर हम पैसा कम लगा रहे हैं तो सामान भी कम बनकर आएगा। इम्प्लाइंग लो इनकम लो डिमांड, यहाँ से इनकम भी कम जनरेट होगी और डिमांड भी कम जनरेट होगी। द इकोनॉमी स्टार्ट्स स्लिपिंग इनटू डिफ्लेशनरी स्पाइरल। अब धीरे धीरे इकोनॉमी क्या होगी, वो डिफ्लेशन के थ्रू डिफ्लेशन की तरफ बढ़ती चली जाएगी। क्लियर। देखो मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं डिफ्लेशनरी गैप की। डिफ्लेशनरी गैप इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड। जहां पर हम डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड मेजर कर रहे थे वहीं से हम क्या मेजर कर सकते हैं, अपना डिफ्लेशनरी गैप। वी कैन से दैट डिफ्लेशनरी गैप और डेफिशिएंसी ऑफ एडी आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। डिफ्लेशनरी गैप इज मेजर्ड एज द डिफरेंस बिटवीन द एडी कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट एंड प्लान्ड एडी। प्लान्ड एडी और जो एक्चुअल एडी थी उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, डेफिशिएंसी ऑफ एडी, और उसी को हम क्या बोलेंगे, डिफ्लेशनरी गैप। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक देखो, अब इसको मेजर कैसे करना है। डिफ्लेशनरी गैप इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ डेफिशिएंसी, और डिफ्लेशनरी गैप किसके इक्वल है, डेफिशिएंसी ऑफ एडी के। डिफ्लेशनरी गैप इज मेजर्ड एज डिफरेंस बिटवीन द एडी कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट, एडी फुल एम्प्लॉयमेंट पे और प्लान में, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होएगा उसको हम क्या बोलेंगे, डिफ्लेशनरी गैप। तो चलो डायग्राम के थ्रू डिस्कस करते हैं। देखो ये स्लोप तो मेरी किसकी आ गई, एग्रीगेट सप्लाई की आ गई, और ये स्लोप मेरी किसकी है, प्लान, जो मैंने प्लान कर रखी है एग्रीगेट डिमांड, और ये जो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड आई है फुल एम्प्लॉयमेंट को कवर अप करने के लिए। तो इसके बीच में जो गैप आया है इसी गैप को हमने पीछे क्या बोला था, डेफिशिएंट डिमांड, और इसी गैप को हम क्या बोलते हैं, डिफ्लेशनरी गैप। तो ये जो डिफ्लेशन का गैप है ना इसी को हम क्या बोलेंगे, डिफ्लेशनरी गैप, और इसी ट्रायंगल को मैं क्या बोलूंगा, डेफिशिएंट डिमांड। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्या टॉपिक आने वाला है, अनडिजायर्ड स्टॉक्स की। अब ये अनडिजायर्ड स्टॉक क्या होता है, देखो जब एग्रीगेट डिमांड क्या हो गई, लो हो गई, मार्केट में डिमांड ही नहीं बची, तो जितना आपने बनाया था, जितना आपने प्लान किया हुआ था, वो अभी स्टॉक सारा का सारा बचा हुआ है, अनडिजायर्ड स्टॉक बचा हुआ है। तो उसके बाद क्लियरेंस ऑफ अनडिजायर्ड स्टॉक ऑफन लीड टू, अब जितना उन्होंने प्रोड्यूस किया है उस स्टॉक को तो उनको क्लियर करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए मार्केट में डिमांड को वापसी लाने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, कि अगर उन्हें वो सामान पहले वो 200 का 300 का बेच रहे थे तो अब उन्हें उस प्राइस से कम में बेचना पड़ेगा, जिस वजह से क्या हुआ, फॉल इन प्राइसेस, मतलब उस प्रोडक्ट के प्राइस क्या हो गए, गिर गए। फॉल इन प्लान्ड आउटपुट, और प्लान्ड आउटपुट जो थी हमारी उसमें भी मतलब गैप आ गया, वो भी हमारी नीचे गिर गई। बोथ दीज फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू डिफ्लेशनरी स्पाइरल इन द इकोनॉमी। इन दोनों फैक्टर की वजह से हमारी इकोनॉमी में क्या अराइज होएगा, डिफ्लेशनरी गैप अराइज होएगा। रीजन क्या है कि मार्केट में डिमांड ही नहीं है तो बेचेंगे क्या, है ना। तो उस केस में क्या आ रहा है, डेफिशिएंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड आ रहा है, और जिसको हम क्या बोलेंगे, डिफ्लेशनरी गैप। लॉस ऑफ प्रॉफिट, डेफिशिएंसी ऑफ एडी कॉज लॉस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अगर एग्रीगेट डिमांड ही कम है, एग्रीगेट डिमांड ही कम है, तो प्रोड्यूसर ने जो माल बेचा हुआ है वो तो बिक गया। अब जो माल बचा हुआ है, अनडिजायर्ड स्टॉक है, वो उन्हें क्या करना पड़ेगा, कम पैसों में बेचना पड़ेगा, तो शायद उनका माल बिक जाए। तो इसका अब वो ले रहे हैं लॉस, अब उनके प्रॉफिट का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, वो प्रॉफिट गेन नहीं कर पा रहे हैं,
दिस हैपन्स बिकॉज प्रोड्यूसर आर नॉट एबल टू क्लियर देयर स्टॉक, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कम दाम पर भी लोग उसको ना खरीदे। रीजन क्या है, डिमांड तो हो ही नहीं रही है, डिमांड कम है, एग्रीगेट डिमांड कम है, तो उनका स्टॉक ही नहीं क्लियर हो पा रहा है और अनडिजायर्ड स्टॉक उनका बचा हुआ है स्टॉक की फॉर्म में, जिसको वो कैश में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे उनका क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। किस चीज का, प्रॉफिट का, प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं वो। देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेस डिमांड। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, डेफिशिएंट डिमांड क्या होता है, डेफिशिएंट डिमांड के हमने कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ लिए, कॉजेस पढ़ लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या आता है, एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड बिल्कुल ऑपोजिट होने वाला है, प्लान की स्लोप ऊपर आ जाएगी और रिक्वायरमेंट नीचे आ जाएगी। क्लियर। तो इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले एक्सेस डिमांड होता क्या है, नेक्स्ट हम इसे मेजर कैसे करते हैं, इसके कॉजेस क्या होते हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, ये चारों हमने डिस्कस करने हैं इस कंसेप्ट में। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं कंसेप्ट ऑफ एक्सेस डिमांड क्या होता है। एक्सेस डिमांड मींस एक्सेस ऑफ एडी। एक्सेस डिमांड का मतलब क्या हुआ है, एक्सेस ऑफ एडी, जहां पर मेरी एग्रीगेट डिमांड क्या हो रही है, राइज हो रही है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है। डिमांड इज सेट टू बी एक्सेस व्हेन इट इज मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। यहां पर मेरी जो एग्रीगेट डिमांड होएगी वो ग्रेटर होएगी किससे, एग्रीगेट सप्लाई की, यानी कि व्हेन इट इज मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ resources. According to Keynes, AD is excess when it is more than AS. AD जब ही एक्सेस मानी जाएगी, AD जब ही ज्यादा मानी जाएगी जब वो हमारी एग्रीगेट सप्लाई से क्या होगी, ज्यादा होगी। AD क्रॉसेस इट्स फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। जो हमारी AD है वो हमारे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को क्या कर देगी, क्रॉस कर देगी। इसे डायग्राम के थ्रू समझते हैं। चलो देखो, मेजरमेंट ऑफ एक्सेस डिमांड, डायग्रामेटिकल इलस्ट्रेशन। डायग्राम देखो इसमें, यहाँ पर हमारे पास ये क्या आ गई, सप्लाई। सप्लाई कभी भी जीरो, सॉरी सप्लाई जीरो हो सकती है, डिमांड कभी भी जीरो नहीं होगी। ये मेरी क्या हो गई, एक्चुअल डिमांड, एडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट को मीट करने के लिए मेरे पास एडी कितनी होनी चाहिए थी, इतनी होनी चाहिए थी। बट लेकिन इस स्लोप में ये मेरी क्या हो गई, एग्रीगेट डिमांड प्लान्ड हो गई। प्लान्ड वाली ऊपर है और एक्चुअल मेरी नीचे है, और इन दोनों के बीच में जो गैप आ रहा है उस गैप को मैं क्या बोलूंगा, एक्सेस डिमांड बोलूंगा। एक्सेस डिमांड बोलूंगा ना, मैंने मतलब प्लान किया था इतना होएगा, बट लेकिन इस केस में डिमांड मेरी इतनी आई है, तो वो कौन सा केस हो गया, एक्सेस डिमांड। और इसी केस में मैं इस गैप को क्या बोलूंगा, इन्फ्लेशनरी गैप। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या आने वाला है, कॉजेस ऑफ एक्सेस डिमांड। ठीक है, ये एक्सेस डिमांड आती किन कारण की वजह से है, या तो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया है, ठीक है। पहले किसी बच्चे ने बर्गर पिज्जा रोक दिए थे, अब वो दबा के खा रहा है पूरा, है ना। अब वो मार्केट में जा रहा है, ठीक है, अब वो अपनी नीड्स को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। उसने बोला बहुत दिन हो गए बिना खाए हुए, अब स्टोरेज कैपेसिटी मेरी जो है वो थोड़ी सी एम्प्टी हो गई है, अब उसको पूरा फिल करना है मैंने, ठीक है। तो अब उसने अपने एक्सपेंडिचर को क्या किया, बढ़ा दिया, ठीक है। उसने अपने फूड कंजम्पशन को, क्लोथिंग को, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं टीवी फ्रिज ज्यादा खरीद रहे हैं, ठीक है। मतलब एकदम उसके पास बहुत सारा पैसा आ गया, उसने अपने प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, विच में अकर ऑइंग इंक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इस केस में हमारा क्या हो रहा है, कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है और सेविंग कम हो रही है। जब हमारी कंजम्पशन ज्यादा होगी तो इसका मतलब क्या है, एक्सेस एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड हमारी बढ़ गई। या फिर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर बिजनेस एक्सपेक्टेशंस, बिजनेस आइडियाज लेकर लोग आ रहे हैं, अपनी फार्म्स लगा रहे हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज ओपन कर रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या हो गया, विच में अकर बुलिश बिजनेस, यानी कि अब बिजनेस जो है वो थोड़ा बुलिश लेवल पे है, अब बिजनेस धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट कर रहा है। और अगर बिजनेस यहाँ पर आकर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कुछ भी लगाता है, इंडस्ट्री ओपन करता है, तो ऑब्वियसली बात है सामान वो बाहर से तो मंगवाएंगे नहीं, सामान तो यहीं से मंगवाएंगे, चाहे वो रॉ मटेरियल है, मशीनरी है, फर्नीचर है, कोई भी चीज़ है। उस वजह से क्या हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड हमारी बढ़ जाएगी, ठीक है। उसको बोलेंगे एक्सेस ऑफ एग्रीगेट डिमांड, वन ऑफ द रीजन बिहाइंड द एक्सेस ऑफ एग्रीगेट डिमांड। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, इन एन ओपन इकोनॉमी विद गवर्नमेंट देयर आर फॉलोइंग एडिशनल कॉजेस ऑफ एक्सेस ऑफ एग्रीगेट डिमांड। ये भी कुछ कॉजेस हैं हमारे जो हमारी एग्रीगेट डिमांड को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। सबसे पहले
इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। पहले गवर्नमेंट सोई हुई थी, अब गवर्नमेंट उठ गई है। अब गवर्नमेंट ने देखा कि जितनी देर हम सोए हैं उतनी देर में तो बच्चे 12वीं क्रॉस करके निकल गए और वो क्या खा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। अब गवर्नमेंट जब उठी तो उन्होंने देखा एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए टीचर ही नहीं है, टीचर तो मिड डे मील में बिजी है। तो अब क्या करेंगे, गवर्नमेंट ने क्या किया, थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हाईवे पे, रोड्स पे, स्कूल्स पे काम करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे गवर्नमेंट ने काम करना शुरू किया वैसे वैसे उसे क्या हुआ, सामान की जरूरत पड़ी, रॉ मटेरियल की, सीमेंट हो गया, ब्रिक्स हो गया, या फिर लेबर की जरूरत पड़ गई, टीचर्स की जरूरत पड़ गई, ठीक है, बिल्डिंग्स बनानी है, इंजीनियर्स की जरूरत पड़ गई। देखो रिक्वायरमेंट धीरे धीरे क्या होने लगी, इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से हम इसको केस बोल सकते हैं एक्सेस ऑफ एग्रीगेट डिमांड का। नेक्स्ट, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। अब हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड बाहर भी ज़्यादा होने लगी है। बाहर का मतलब हमारे घर के बाहर नहीं, बाहर का मतलब इंडिया से बाहर, फॉरेन कंट्रीज में, अब्रॉड में हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ने लगी। तो उस केस में क्या हुआ, हमारे एक्सपोर्ट बढ़ गए। जब हमारे एक्सपोर्ट बढ़ गए, माल बनेगा 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 और बाहर बिकता जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हमारी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो रही है। डिक्रीज इन इंपोर्ट, लोगों ने अपनी डोमेस्टिक कंट्री का सामान यूज करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर लोगों ने बाहर से माल मंगवाना कम कर दिया। देखो बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, जो हमने पीछे पढ़ा है ना, डेफिशिएंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, उसी का बिल्कुल ऑपोजिट है। जो कॉजेस हमने पीछे डिस्कस किए थे उसी के बिल्कुल ऑपोजिट कॉजेस हैं। अ कट इन टैक्स रेट्स लीविंग हायर डिस्पोजेबल इनकम। इसका मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने टैक्स रेट्स रिड्यूस कर दिए और लोगों ने खर्चा करना ज्यादा कर दिया, जिसकी वजह से मेरी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो गई। क्लियर। नेक्स्ट देखो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस इन्फ्लेशनरी गैप आ जाएगा। डिमांड तो बहुत ज्यादा है, डिमांड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है एग्रीगेट डिमांड। अब एग्रीगेट डिमांड बढ़ती जा रही है, सप्लाई भी तो होनी चाहिए पीछे से उतनी, सप्लाई भी तो होनी चाहिए। जब सप्लाई ही नहीं होगी तो बढ़ी हुई डिमांड का हम क्या करेंगे, तो वो क्या अराइज होएगा वहां पर, इन्फ्लेशनरी गैप। Excess demand causes inflationary gap in the economy. In a situation of excess demand, the level of output does not rise. In fact, it cannot rise because factors are already fully employed. ये हमारा ग्राफ था, यहाँ पर सप्लाई था, यहाँ पर मेरी एक्चुअल थी और यहाँ पर मेरी प्लान थी। ठीक है, ये मेरी प्लान थी और ये मेरे पास एक्चुअल आ रही थी। ये फुल एम्प्लॉयमेंट को फुलफिल करने के लिए ये मेरी डिमांड थी। यहाँ पर ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयड है, तो मैं इस डिमांड को मैच ही नहीं कर पाऊंगा, जिसकी वजह से मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर इन्फ्लेशनरी गैप अराइज हो जाएगा, इन्फ्लेशन का केस बन जाएगा। टेक्नोलॉजी इज एज्यूम टू बी रेंज कांस्टेंट, आउटपुट लेवल रिमेन्स कांस्टेंट, आउटपुट लेवल भी सेम रहने वाला है फुल एम्प्लॉयमेंट पे। ऑन द अदर हैंड एक्सेस डिमांड जनरेट्स द प्रेशर ऑफ डिमांड ऑन द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, एक तरीके से अगर डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है, एक्सेस होती जा रही है, ये प्रेशर बन जाएगा किसके ऊपर, जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं, हमारे पास जो रिसोर्सेज इस टाइम पड़े हैं, हम उनको प्रेशर डालेंगे कि नहीं मार्केट में इतनी डिमांड है, मार्केट में उतनी डिमांड है, तुम और ज्यादा प्रोड्यूस करो, और ज्यादा प्रोड्यूस करो, और ज्यादा प्रोड्यूस करो, है ना। तो उस केस में प्रेशर बन जाएगा हमारे बचे हुए रिसोर्सेज के ऊपर। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टेंड्स टू राइज विच लीड्स टू राइज। यानी कि हम उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए और ज्यादा प्रोडक्शन तो करेंगे, पर लेकिन हमें बंदे ही नहीं मिलेंगे। ठीक है, हमें पैसा ज्यादा देकर भी काम करवाना पड़ेगा, तो ये भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप। अब सेम सिचुएशन जो मैं आपको पीछे बताकर आ चुका हूँ ना, वही चीज हमने यहाँ पर डिस्कस करनी है। हमारा इन्फ्लेशनरी गैप किसके इक्वल होएगा, एक्सेस डिमांड के, जो मैंने आपको पीछे ग्राफ में बताया था। ये मेरी सप्लाई की स्लोप हो गई, ये मेरी प्लान्ड हो गई और ये एक्चुअल हो गया। इन दोनों के बीच में ये जो गैप आया, ये मेरा क्या हो गया, एक्सेस डिमांड, और जिसको मैं क्या बोलूंगा, इन्फ्लेशनरी गैप। ओ से लेके एम तक की सिचुएशन, यहाँ पर ये एक इक्विलिब्रियम पॉइंट बन रहा है और यहाँ पर मेरा क्या बन रहा है, दूसरा इक्विलिब्रियम पॉइंट बन रहा है। इस केस में मेरा ये अप साइड बन रहा है ट्रायंगल। ठीक है, एक्सेस में। तो ये जो ये वाला गैप होएगा ना मेरा, ये वाला, ठीक है, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। ये देखो, ये जो मेरा ये है, ये ट्रायंगल, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेस।
एक्सेस डिमांड, और यही मेरा क्या होने वाला है, इन्फ्लेशनरी गैप। क्लियर? नेक्स्ट देखो, स्टैटिक जीडीपी क्या होती है? स्टैटिक नाम से ही क्लियर होगा, स्टेबल, रुकी हुई, स्टेबल रहने वाली है, रुकी हुई रहने वाली है। इवन व्हेन द लेवल ऑफ एडी इज हायर देन द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, लेवल ऑफ जीडीपी डज नॉट राइज। ठीक है, यानी कि अगर एग्रीगेट डिमांड हाई भी जा रही है, हाई भी जा रही है फुल एम्प्लॉयमेंट से भी, तो उस टाइम पर भी हमारा जीडीपी क्या हो रहा है, बढ़ ही नहीं रहा है, इट रिमेन्स स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब रुका हुआ है जीडीपी। इट इज अ सिचुएशन व्हेन हायर डिमांड फेल्स टू जनरेट द हायर जीडीपी। ठीक है, ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जहां पर डिमांड तो ज्यादा हो रही है, पर लेकिन उससे मेरी जीडीपी इंक्रीज नहीं हो रही है। ठीक है, दिस इज बिकॉज रिसोर्सेज आर ऑलरेडी फुल्ली एम्प्लॉयड। ठीक है, देयर इज नो एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। आप सोच के देखो ना, दुनिया है, वर्ल्ड है, या फिर इंडिया की बात हो रही है, यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इंडिया की बात हो रही है। इंडिया में हर बंदा काम पे है। मेरे पास 200 बंदे की कैपेसिटी थी, मैंने 200 बंदों को काम पे रखा हुआ है, 200 के 200 बंदों को काम पे लगाया हुआ है। मार्केट में और एम्प्लॉयज नहीं है, हर बंदा काम कर रहा है, हर बंदा हर फैक्ट्री में लगा हुआ है, मेरे को कोई एम्प्लॉय नहीं मिल रहा। मैंने 200 के 200 बंदों को काम पे लगा दिया, तब भी मैं लोगों की डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ, तब भी मैं लोगों की डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस केस में डिमांड बढ़ती है तो बढ़ती रहे ना, प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ रही ना, प्रोडक्शन तो यहीं पर स्टेबल है, डिमांड बढ़े जा रही है, तो उस प्रोडक्शन को हम डिमांड से मैच नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में मेरी जीडीपी क्या रहने वाली है, स्टैटिक रहने वाली है। क्लियर? देखो, ग्राफ के थ्रू देखते हैं, यहां पर ये सेम सप्लाई की स्लोप आ गई, ये मेरी प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड आ गई, और ये मेरी फुल एम्प्लॉयमेंट वाली एक्चुअल डिमांड आ गई। इन्फ्लेशनरी गैप तो मेरा यहाँ पे आ ही रहा है। इन्फ्लेशनरी गैप बेसिकली होता तो यही है ना, कि एग्रीगेट डिमांड तो बढ़े जा रही है, एग्रीगेट डिमांड बढ़े जा रही है, पर लेकिन जो सप्लाई है, सप्लाई तो नहीं आ रही है, सप्लाई तो स्टेबल ही है। सप्लाई क्या है, स्टेबल। 200 का 200 बंदा काम पर लगाया हुआ है, और बंदा ही नहीं है मार्केट में, मैं बंदा कहाँ से लेके आऊंगा? तो मेरी जो सप्लाई है वो मैच ही नहीं कर पा रही है एग्रीगेट डिमांड को। तो उस केस में मेरा जीडीपी, मेरा नहीं, इकोनॉमी का जीडीपी क्या रहने वाला है, स्टैटिक रहने वाला है, यानी कि स्टेबल, रुका रहेगा। क्लियर? डिमांड एंड वेज प्राइस स्पाइरल। अब इस स्पाइरल का मतलब ध्यान रखना, स्पाइरल का मतलब क्या होता है, जो साइकिल बार 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 घूमता रहेगा। ठीक है, अब ये क्या होगा, जब देखो डिमांड एक्सेस है, डिमांड एक्सेस होने की वजह से लीड्स टू अ वेज प्राइस स्पाइरल इन द इकोनॉमी यूनियन व्हेन वेजेस कैच प्राइसेस एंड प्राइसेस कैच वेजेस। अकॉर्डिंगली इकोनॉमी मे बी ड्राइवन टू अ सिचुएशन ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन और वेरी हाई मैग्नीट्यूड। यानी कि इस केस में क्या होगा, एक्सेस डिमांड बढ़ चुकी है। एक्सेस डिमांड का मतलब क्या है, इस समय पर डिमांड बढ़ चुकी है। ठीक है, अब जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे लोग ज्यादा कंज्यूम करेंगे, अपनी कंजम्पशन को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। कंजम्पशन को इंक्रीज करेंगे तो उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी क्या हो जाएगा, रेज हो जाएगा। उस लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को पूरा करने के लिए, या फिर फर्म एक्सेस डिमांड को पूरा करने के लिए मजदूर रखेंगे। उस केस में मजदूर क्या कहेंगे कि हमारी मजदूरी बढ़ा दो, हमारा वेज रेट बढ़ा दो। अब इस केस में क्या होगा, मालिक ने वेजेस बढ़ा दी मजदूरी की। अब जब मालिक ने वेजेस बढ़ा दी तो मालिक तो ऐसे घाटे में चला जाएगा। तो मालिक क्या करेगा, मालिक देखेगा, या फिर जो ओनर होगा, ओनर देखेगा वेजेस तो मैंने बढ़ा दी, पर ऐसे तो मैं लॉस में चला जाऊंगा। तो जो ओनर होगा ना, वो क्या करेगा, अपने प्रोडक्ट को और महंगा बेचेगा। ठीक है, जब वो प्रोडक्ट को और महंगा बेचेगा तो लोगों को उसको खरीदने के लिए और ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो जब लोगों को और ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, महंगाई बढ़ गई, तो मजदूरी फिर बढ़ाने की बात होगी। फिर ओनर उनकी मजदूरी बढ़ा देगा, फिर ओनर देखेगा मैंने मजदूरी बढ़ा दी और मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो ज्यादा लग रही है, फिर वो प्रोडक्ट को और महंगा बेचेगा। ठीक है, फिर लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड महंगा हो जाएगा, उन्हें महंगाई लगेगी, फिर वो अपनी मजदूरी बढ़ाने की बात करेंगे, और फिर ओनर क्या करेगा कि उसे लगेगा उसे लॉस हो रहा है, वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा देगा। मतलब ये साइकिल ऐसे ही घूमता रहेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेस डिमांड एंड वेज प्राइस स्पाइरल। क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास क्या आता है, लॉस ऑफ प्रॉफिट। अब एक्सेस डिमांड में भी मतलब तुम सोचोगे एक्सेस
डिमांड में भी लॉस हो सकता है। एक्सेस डिमांड में लॉस कैसे हो सकता है सर? रीजन क्या है? डिमांड ज्यादा है और प्रोडक्शन हम पूरी कर रहे हैं, मतलब जितनी कैपेसिटी हमारी है उतनी प्रोडक्शन कर रहे हैं, मार्केट में छोड़ते ही सार हमारे प्रोडक्ट बिकते जा रहे हैं और डिमांड भी ज्यादा है। तो इस केस में हमें लॉस कैसे हो रहा है? इस केस में लॉस हमें एक्चुअल लॉस नहीं हो रहा है, मतलब हमारे पोटेंशियल प्रॉफिट कम हो रहे हैं। पोटेंशियल प्रॉफिट हमारे क्या जा रहे हैं? डिक्रीज जा रहे हैं। पोटेंशियल प्रॉफिट क्या होते हैं? मतलब हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, डिमांड बहुत सारी है, तो हमारे पास अभी अपॉर्चुनिटी है उस डिमांड को मीट करने के लिए, पैसा कमाने की, पर लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, मतलब मौका हाथ में आया हुआ है, अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, पर हम उससे कमा नहीं पा रहे हैं। तो वो क्या होता है? लॉस ऑफ प्रॉफिट इन एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड के आने से मेरे को नुकसान कैसे हो रहा है? डेफिशिएंट डिमांड, एक्सेस डिमांड आल्सो कॉज अ लॉस ऑफ प्रॉफिट। जैसे डेफिशिएंट डिमांड लॉस ऑफ प्रॉफिट होती है, वैसे ही एक्सेस डिमांड भी ऐसा होती है। ठीक है, उसमें तो हम डिमांड ही नहीं मीट कर पा रहे हैं, इसमें भी हम डिमांड नहीं मीट कर पा रहे हैं, पर लेकिन इसमें डिमांड ज्यादा है, हम अपने पोटेंशियल प्रॉफिट को नहीं अचीव कर पा रहे हैं, इस वजह से हमने इसे क्या बोला? लॉस ऑफ प्रॉफिट। Excess demand is not virtuous but vicious. It generates inflationary spiral in the economy devoid of any rise in GDP. मतलब इसके थ्रू हमारी जीडीपी भी राइज नहीं होती। अभी हमने पीछे पढ़ा ना, स्टैटिक जीडीपी होती है। रीजन क्या है? हम अपनी प्रोडक्शन ही नहीं रेज कर पा रहे हैं। हमारे पास जितने रिसोर्सेज थे हमने सारे लगा दिए, पर उसके बाद भी हमारी प्रोडक्शन रेज नहीं हो पा रही है। एडी जनरेट्स प्रेशर, ये प्रेशर जनरेट कर रही थी किसके ऊपर? हमारे रिसोर्सेज के ऊपर। ठीक है, पर लेकिन उसके बाद भी हमारी आउटपुट कुछ भी निकल के नहीं आ रही थी और हम एक्सेस डिमांड को कंपैरिजन में, सॉरी इक्विवेलेंट में नहीं ला पा रहे थे, और हमारी जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ रही थी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही थी, देन हम प्रोडक्ट को महंगा करके बेच रहे थे, फिर हम प्रोडक्ट को महंगा करके बेच रहे थे, फिर लोग आए, लोगों ने बोला कि भाई हमारी वेजेस बढ़ा दो, फिर वेजेस बढ़ाई, फिर मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, फिर मैंने प्रोडक्शन का प्राइस क्या कर दिया? ज़्यादा कर दिया, जिसकी वजह से उनकी डिमांड बार बार राइज होती जा रही है, और उसको मैंने अभी पीछे क्लियर किया था ना, उसको हमने क्या बोला था? एक्सेस डिमांड एंड वेज प्राइस स्पाइरल। तो सेम सिचुएशन है। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या आने वाला है? नेक्स्ट हमारे पास आने वाला है इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप का डिफरेंस। इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप के डिफरेंस में क्या था? अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था। जब हमारे पास इसका ग्राफ था, ये मेरी सप्लाई की स्लोप थी, ठीक है, ये मेरी प्लान्ड थी, ठीक है, और ये मेरी एक्चुअल डिमांड आई, ठीक है। अब यहां से लेके ये तो मेरा प्लान्ड इक्विलिब्रियम हो गया, और ये मेरा एक्चुअल, ये जो गैप आया था ये तो मेरा हो गया था इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है। और अगर मैं यहां से इस ग्राफ को चेंज कर देता हूं और यहां पर ले आते हैं एक्चुअल और यहां पर ले आते हैं प्लान्ड, तो ये जो नीचे वाला पोर्शन आया ये क्या हो गया? डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप ये हो गया, इन्फ्लेशनरी गैप ये हो गया। इट इज अ एक्सेस ऑफ एडी, ये एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है इसमें, और इसमें हमारी एग्रीगेट डिमांड कम होती है, ठीक है। इसमें अबव इट्स, मतलब हम अपने फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को भी पार करके ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, बट लेकिन इसमें तो रिक्वायर्ड ही वही होता है, हम उससे भी नीचे ही डील कर रहे होते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से। इस केस में हमारी एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई होती है, और इसमें एग्रीगेट डिमांड लेस देन एग्रीगेट सप्लाई होती है। सारे पॉइंट्स आपको वही मिलेंगे जो हमने पीछे डिस्कस किया है। लेवल ऑफ आउटपुट इज कांस्टेंट एट फुल एम्प्लॉयमेंट, मतलब आउटपुट जितनी निकल के आ रही है लेवल उसमें कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं आएगा, चाहे हमने अपनी पूरी एम्प्लॉयमेंट लगाई हुई है, क्योंकि एक्सेस डिमांड वाला केस है, उसमें तो पूरी की पूरी एम्प्लॉयमेंट मेरी लगी रहेगी। लेवल ऑफ आउटपुट इज लेस देन द फुल एम्प्लॉयमेंट, जितना फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल था, ये फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल था, और इससे नीचे मैं डील कर रहा हूं, तो वो क्या हुआ? लेवल ऑफ आउटपुट मेरा क्या हुआ? कम हुआ। देयर इज नो अंडर एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, इस केस में हमारे पास अंडर एम्प्लॉयमेंट वाला केस नहीं होता। क्यों? क्योंकि डिमांड ही ज्यादा है, मैंने सारे रिसोर्सेज को लगाया हुआ है, इसमें मेरे पास अंडर एम्प्लॉयमेंट वाला केस जनरेट होता है। रीजन क्या है? डेफिसिट ऑफ डिमांड है, डिमांड कम होगी तो मैं अपने रिसोर्सेज का कम यूज करूंगा। वेज प्राइस स्पाइरल होती है, बताया था ना, जब प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ेगी तो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा, ठीक है। मजदूर क्या करेंगे? अपनी वेजेस को बढ़वाने की रिक्वेस्ट करेंगे ऑनर से,
तो ओनर जैसे ही उनकी रिक्वेस्ट को मानेगा तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिस वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मैच करने के लिए वो क्या करेगा, अपने प्रोडक्ट को थोड़ा कॉस्टली बेचेगा। तो ये स्पाइरल ऐसे ही चलता रहेगा। इट लीड्स टू लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ट्रैप, लो एडी लीड्स टू लो इनकम एंड लो इनकम लीड्स टू लो एग्रीगेट डिमांड। मतलब इस केस में क्या होएगा, हमारी इनकम कम हो जाएगी, जब इनकम कम होएगी तो लोग खरीदना भी कम पसंद करेंगे। क्लियर? देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, अब डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड को कम करने के लिए या स्टेबल करने के लिए, ताकि ये प्रॉब्लम्स ना आए, ठीक है, तो उसको करेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट दो चीजें लेकर आती है, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है और मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, आगे डिस्कस करते हैं। देखो फिस्कल पॉलिसी होती है जो गवर्नमेंट प्लान करती है फाइनेंशियल ईयर के अंदर, जैसे कि गवर्नमेंट 1 फैब को अपना बजट निकालने वाली है, 1 फैब 2026 को, देन उसी को हम क्या बोलते हैं, फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। फिस्कल पॉलिसी इज आल्सो नोन एज बजटरी पॉलिसी, ठीक है। इसमें पूरा प्लान होता है गवर्नमेंट का कि टैक्स से जो पैसा जनरेट होएगा, फीस से या फिर फाइन से, इन सारी चीजों से जो भी पैसा जनरेट होएगा वो गवर्नमेंट ने कहाँ खर्च करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लगाना है, कैसे एजुकेशन के ऊपर लगाना है, क्या क्या पॉलिसीज बनानी है, कैसा खर्चा करना है, और कहाँ कहाँ से कहाँ कहाँ से गवर्नमेंट के पास इनकम आने वाली है, वो सारी चीज गवर्नमेंट क्या करती है, फिस्कल पॉलिसी के अंडर डिसाइड करती है। फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू अ बजटरी पॉलिसी ऑफ अ गवर्नमेंट। और रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी, रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर का मतलब कहाँ कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ कहाँ पर गवर्नमेंट उसको खर्च करेगी। टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड, एक्सेस और डेफिसिट डिमांड को सही करने के लिए गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी लेकर आती है। और गवर्नमेंट के दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक तो ग्रोथ हो और दूसरा इकोनॉमी में स्टेबिलिटी बनी रहे, यानी कि एडी ना कम होनी चाहिए, एडी ना तो ज्यादा होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए। एडी किसके इक्वल होनी चाहिए, एएस के, तभी तो हम इसको स्टेबल बोलेंगे। तो गवर्नमेंट ये सिचुएशन के लिए क्या लेकर आती है, फिस्कल पॉलिसी लेकर आती है। और दूसरा ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट का क्या होता है, ग्रोथ का, जिससे जीडीपी ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट करेगा अपना देश, ठीक है ना। चलो देखो, अब गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से ये पैसा कमाती है। सबसे पहले टैक्सेस, टैक्सेस आर कंपल्सरी पेमेंट मेड टू गवर्नमेंट बाय द हाउस होल्ड बाय इंक्रीजिंग द टैक्स बर्डन ऑन द हाउस होल्ड। देखो इस केस में क्या कह रहा है, टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट होती है गवर्नमेंट के लिए, हर हाउस होल्ड वाले बंदों को अगर उनके पास ऐसी चीज है जिसके ऊपर उन्हें टैक्स देना है तो वो कंपल्सरी पेमेंट है, वो गवर्नमेंट को उन्हें टैक्स पे करना ही पड़ेगा। अब इससे हम एडी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, एडी को कंट्रोल ऐसे कर सकते हैं, अगर एग्रीगेट डिमांड कम है तो इस केस में गवर्नमेंट ने क्या करनी है, डिमांड बढ़ानी है। तो गवर्नमेंट क्या कर देगी, टैक्स को कम कर देगी। इस केस में जब टैक्सेस कम हो जाएंगे चीजों के ऊपर तो लोग उस चीज को खरीदना ज्यादा पसंद करेंगे। और जब एडी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई होगी तो उस केस में गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स को बढ़ा देगी। जब गवर्नमेंट टैक्स को बढ़ा देगी तो डिमांड अपने आप लेवल पर आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, पब्लिक बोरोइंग और पब्लिक डेब्ट। बाय द बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक द गवर्नमेंट क्रिएट्स पब्लिक डेब्ट। इन द सिचुएशन ऑफ डेफिसिट डिमांड AD needs to be increased. The government reduces its borrowing from the public so that the people are left with greater liquidity or cash balances and aggregate expenditure remains high. On the other hand, when the situation, देखो सीधी सी बात है, बोरोइंग, पब्लिक बोरोइंग का मतलब क्या हुआ, पब्लिक डेट। अब अगर गवर्नमेंट ने देखा एग्रीगेट डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है, एग्रीगेट डिमांड कब कम होगी, जब लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा खर्चने के लिए, तो उस केस में गवर्नमेंट क्या कर देगी, बोरोइंग को बिल्कुल कम कर देगी। जब गवर्नमेंट बोरोइंग को कम कर देगी तो लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, कैश बैलेंसेस बढ़ जाएंगे, लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा तो वो ज्यादा से ज्यादा खर्च करने की कोशिश करेंगे। उस केस में मेरी एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी। और ऐसी ही अगर डिमांड एक्सेस डिमांड है, यानी कि अगर एक्सेस डिमांड हो रही है, एग्रीगेट डिमांड बहुत ज्यादा है, इस केस में गवर्नमेंट क्या करेगी, पब्लिक डेब्ट बढ़ा देगी, पब्लिक बोरोइंग बढ़ा देगी, गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा बोरो करना शुरू कर देगी। जब पब्लिक के पास पैसा ही नहीं होएगा तो डिमांड उनकी अपने आप लेवल पर आना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्या आता है, बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई द सेंट्रल बैंक। बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द
RBI is another element of the fiscal policy. It is increased to fight deflationary gap and reduce the fight inflationary gap. Higher borrowings release greater liquidity in the economy as required to correct deflationary gap. सीधी सी बात है, आरबीआई से बोरो कर लेना पैसा। गवर्नमेंट इस केस में क्या करेगी, अगर एग्रीगेट डिमांड क्या है, कम है, तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी पैसा लोगों को। गवर्नमेंट प्रोवाइड कैसे करेगी, गवर्नमेंट को भी तो बोरो करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट कहाँ से बोरो कर लेगी, आरबीआई से पैसा बोरो करके आगे भेज देगी, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, थोड़ी सी स्टेबल हो जाएगी। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या आता है, मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का यूज़ हम क्यों करेंगे, एक्सेस डिमांड को स्टेबल बनाने के लिए। जो हमारी एक्सेस डिमांड होती है, हमने उसको अब क्या करना है, स्टेबल थ्रू दी मॉनेटरी पॉलिसी। तो आरबीआई इसमें क्या करता है, आरबीआई बैंक रेट और रेपो रेट, ये दोनों रेट को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, जिससे जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स होंगे और बाकी बैंक होंगे उन्हें आरबीआई से पैसा लेना महंगा पड़ेगा, क्योंकि उन्हें इंटरेस्ट वहाँ ज़्यादा पे करना पड़ेगा, और फिर वो आगे जब कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड करेंगे, कस्टमर्स को क्रेडिट देंगे, तो उसमें भी इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज करेंगे। तो जब इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज होएगा तो लोग लोन को कम लेंगे, जिस वजह से उनके पास पैसा नहीं होएगा, तो डिमांड ऑटोमेटिकली थोड़ा नीचे आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि आरबीआई सारे बैंक्स को ऑर्डर दे देती है कि जितना पहले वो रिजर्व के तौर पर रखते थे, अब उन्हें उससे ज़्यादा अपने पास रिजर्व के तौर पर रखना है पैसा। ठीक है, जब उनके पास पैसा रिजर्व में ज़्यादा होगा तो उनके पास क्रेडिट देने के लिए तो पैसा कम ही रहेगा, तो इस वजह से वो ज़्यादा लोन प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे कस्टमर्स को, और कस्टमर ज़्यादा लोन नहीं लेंगे तो उनकी डिमांड ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाएगी। रीज़न क्या है, उनके पास सामान खरीदने के लिए पैसा नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट मेरे पास क्या आती है, परसुइंग द पॉलिसी ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस पता है ना क्या होते हैं, जहाँ पर शेयर्स, बॉन्ड, डिवेंचर, ये सारी चीज़ें सेल होती हैं। क्लियर। तो उसमें आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल करना स्टार्ट कर देगा। सेल करेगा तो जितने भी कस्टमर होंगे, बैंक्स होंगे, वो पैसा किसको देंगे, आरबीआई को देंगे। सारा पैसा किसके पास आएगा, आरबीआई के पास आएगा। तो जितने भी कस्टमर होंगे उनके पास पैसा ही नहीं बचेगा, तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या आता है, CRR, कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो रेज्ड टू द लोअर क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक, लेसर अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट कॉज फॉल इन एडी। यानी कि उन्होंने कैश को रिजर्व करके ज़्यादा रखना है, अब उन्होंने लोगों को क्रेडिट कम देना है। जब लोगों को क्रेडिट कम दे देंगे तो लोगों के पास पैसा ही नहीं होएगा, तो लोग उसको परचेज कैसे करेंगे, लोगों की डिमांड ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी, कम आ जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो क्या होती है, इट गिव्स अ वार्निंग सिग्नल टू द कमर्शियल बैंक्स टू मेंटेन हेल्दी कैश रिजर्व्स themselves, lesser fund parked with RBI as CRR reserve, supply of credit is raised and AD is lowered। यानी कि आरबीआई कहता है, बैंक्स को एडवाइस देता है कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सेफ एसेट में इन्वेस्ट करो, जैसे गवर्नमेंट पेपर्स वगैरह में इन्वेस्ट करो। वहाँ पर इन्वेस्ट कर दोगे तो तुम्हारे पास क्रेडिट के लिए पैसा कम रहेगा, तुम लोगों को क्रेडिट ज़्यादा दे नहीं पाओगे, तो वहाँ से भी डिमांड क्या हो जाएगी, लेवल में आ जाएगी। मार्जिन रिक्वायरमेंट, मिनिमम डाउन पेमेंट दैट बोरोअर इज रिक्वायर्ड। मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा देंगे, यानी कि डाउन पेमेंट बढ़ा देंगे। जब मार्केट में डाउन पेमेंट ही ज़्यादा हो जाएगी, अगर आप 20,000 की कोई चीज़ लेने जा रहे हो, 10 से 12,000 की डाउन पेमेंट हो जाएगी, तो आप क्या 7 से 8,000 के लिए किस्त बनवाओगे, है ना। तो जब डाउन पेमेंट बढ़ जाएगी तो डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, लेवल में आ जाएगी। मॉरल प्रेशर। मॉरल प्रेशर में क्या है, आरबीआई कमांड दे देता है बैंक्स को, सिर्फ जिन सेक्टर्स में ज़रूरी है उन्हीं सेक्टर्स में लोन प्रोवाइड करोगे और अदर सेक्टर में लोन प्रोवाइड नहीं करोगे, तो उससे भी हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, लेवल में आ जाएगी। क्रेडिट रेशनिंग इज इंट्रोड्यूस्ड, प्रिस्क्राइब क्रेडिट लिमिट्स डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द, मतलब आरबीआई क्या कर देगा, अलग अलग सेक्टर्स के अकॉर्डिंग क्रेडिट लिमिट फिक्स कर देगा कि इससे ज़्यादा लोन इस सेक्टर वाले पर्सन को नहीं मिलेगा, तो उससे भी डिमांड क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। एंड द लास्ट, डियर मनी पॉलिसी इज परस्यूड टू कर्ब एक्सेस डिमांड
इस लाइन में वो क्या कहना चाह रहा है, आरबीआई मनी पॉलिसी को क्यों इंट्रोड्यूस करता है, आरबीआई मनी पॉलिसी को इसलिए इंट्रोड्यूस करता है ताकि वो एक्सेस डिमांड को स्टेबल बना सके और जो मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड हो रही है उसको कम करे और आउटपुट भी स्टेबल रहे और हमारी एग्रीगेट डिमांड भी स्टेबल रहे। क्लियर। नेक्स्ट देखो, एप्लीकेशंस ऑफ मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ डेफिसिट डिमांड। अब अभी तक हमने एक्सेस डिमांड के बारे में पढ़ा था, अब डेफिसिट डिमांड को कैसे मेजर करेंगे जब डिमांड की कमी है। अब डिमांड को बढ़ाना है तो एक्सेस डिमांड में मॉनेटरी पॉलिसी में जो चीज़ें हमने बढ़ा दी थी, जो रेशो जो परसेंटेज हमने बढ़ा दी थी, अब डेफिसिट डिमांड बढ़ानी है ना, डिमांड कम है बहुत ज़्यादा, अब डिमांड बढ़ानी है तो हम रेट्स को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। देखो, बैंक रेट एंड रेपो रेट इज लोवर्ड, बैंक रेट और रेपो रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा तो क्रेडिट फैसिलिटी बढ़ जाएगी। रिवर्स रेपो रेट कम हो जाएगा यानी कि बैंक्स को अपने पास पैसा कम रखना पड़ेगा और क्रेडिट पे ज़्यादा देना पड़ेगा। जब लोगों के पास पैसा आ जाएगा तो लोगों की डिमांड भी बढ़ जाएगी। सिक्योरिटीज आर परचेज टू इंजेक्ट लिक्विडिटी, मतलब आरबीआई क्या करेगा, अब सिक्योरिटीज़ को परचेज करना स्टार्ट कर देगा। जब वो सिक्योरिटी को परचेज करेगा बदले में लोगों को और बैंक्स को क्या मिल जाएंगे, पैसे मिल जाएंगे, उनके पास मनी आएगी और डिमांड रेज हो जाएगी। CRR इज लोवर्ड, इंक्रीज द सप्लाई ऑफ क्रेडिट, यानी कि बैंकों को अब पैसा कम रिजर्व करके रखना है, मतलब अब पैसा ज़्यादा नहीं रिजर्व करके रखना, तो वो जितना चाहें उतना क्रेडिट दे सकते हैं, सप्लाई ऑफ क्रेडिट बढ़ जाएगी, लोन बढ़ जाएगा। SLR इज लोअर टू इन्हांस क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक्स, SLR को भी कम कर दिया जाएगा जिससे कि सेफ एसेट में वो इन्वेस्ट करने की बजाय लोगों को क्रेडिट ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे, जिससे हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मार्जिन रिक्वायरमेंट इज लोवर्ड, यानी कि डाउन पेमेंट कम कर देंगे, मिनिमम डाउन पेमेंट कर देंगे। जैसे मैंने अभी पीछे एग्जांपल दिया था 10-12 हज़ार की डाउन पेमेंट, अब वो कम करके 2-3 हज़ार की डाउन पेमेंट कर देंगे। उस केस में लोगों की डिमांड अपने आप बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, मोरल प्रेशर बिल्ट ऑन द कमर्शियल बैंक टू बी लिबरल इन लैंडिंग, यानी कि अब प्रेशर बनाया जाएगा सिर्फ जरूरी सेक्टर को लोन देने के लिए नहीं, अब प्रेशर इस चीज़ पे बनाया जाएगा कि जिसको ज़रूरत है उसको लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। रीज़न क्या है, हमने डिमांड इस टाइम पे रेज करनी है। क्रेडिट रेशनिंग इज ऑलरेडी इन फोर्स इज विड्रॉन टू एनहांस द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, मतलब जितना रिक्वायरमेंट होएगा लोगों को उतना लोन हम प्रोवाइड कर सकते हैं। क्रेडिट रेशनिंग का मतलब है कि आरबीआई अब सेक्टर्स के अकॉर्डिंग फिक्स नहीं करेगा कि कितना लोन देना है और कितना नहीं देना है। ठीक है, आरबीआई सारे एफर्ट करेगा जिससे कि हमारी एग्रीगेट डिमांड क्या हो सके, रेज हो सके, डेफिशिएंट डिमांड खत्म होए और डिमांड स्टेबल बने हमारी, उसके लिए आरबीआई हर प्रकार से प्रॉपर कोशिश करेगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी का डिफरेंस। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, करेक्टिंग एक्सेस और डेफिसिट डिमांड इन द इकोनॉमी बाय कंट्रोलिंग द सप्लाई ऑफ क्रेडिट। मॉनेटरी पॉलिसी में सारा का सारा रोल, सारी चेन सप्लाई ऑफ क्रेडिट की है। लोन बढ़ाना है, लोन के ऊपर ब्याज बढ़ाना है, लोन कम करना है, लोन के ऊपर ब्याज कम करना है, डाउन पेमेंट बढ़ानी है, डाउन पेमेंट कम करनी है, ये सारा सप्लाई ऑफ क्रेडिट से रिलेट करता है। इट इज़ द पॉलिसी ऑफ करेक्टिंग एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड बाय मैनेजिंग रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। बताया था ना, फिस्कल पॉलिसी सारी की सारी बजट पॉलिसी से रिलेटेड होती है। बजटरी प्लान बनता है कहाँ से पैसा आना है और कहाँ पर गवर्नमेंट ने खर्चा करना है, इससे डिमांड एक्सेस और डिमांड डेफिशिएंट जो होती है उसको हम सही कर सकते हैं। इट इज़ परस्यूड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री आरबीआई। इसको कौन रन करता है, आरबीआई, इस पॉलिसी को, और इस पॉलिसी को गवर्नमेंट रन करती है, गवर्नमेंट बनाती है ये पॉलिसी। टूल्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें आती है, बैंक रेट आ जाएगा, रेपो रेट आ जाएगा, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट आ जाएगा, ओपन मार्केट ऑपरेशंस आ जाएंगे, कैश रिजर्व रेशो आ जाएगी, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो आ जाएगी, मार्जिन रिक्वायरमेंट, मॉरल सुएशन एंड क्रेडिट रेशनिंग। सारे पॉइंट्स अभी डिस्कस करे हैं ना हमने, इनको 1 मार्क के अकॉर्डिंग अच्छे से पढ़ लेना। कई बार डिफाइन के तौर पे या फिर एमसीक्यू के तौर पे आ जाता है कि बैंक रेट क्या होता है, ठीक है, उसके बाद रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, तो इनको 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग कर लेना। नेक्स्ट, फिस्कल पॉलिसी के क्या टूल्स होते हैं, एक्सपेंडिचर होते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्सेस, पब्लिक बोरोइंग और
सेंट्रल बैंक से जो बोरो करती है गवर्नमेंट पैसा, यानी कि आरबीआई से। जब गवर्नमेंट के पास भी पैसा नहीं होता तो उसे भी कहाँ से बोरो करना पड़ता है, आरबीआई से। और इसी के साथ आज हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। हमने पूरा चैप्टर करा है, ईच एंड एवरी कंसेप्ट, जितने भी इस चैप्टर में कंसेप्ट थे सारे बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर जाना। ऐसे ही और नॉलेजेबल कंटेंट देखने के लिए जुड़े रहना हमारे साथ।